हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस का छठा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों आपका औपनिवेशिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति। तो दोस्तों ये वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जब हम पर अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे तो उस समय भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना और अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों पहले पढ़ लेते हैं इसकी हम भूमिका की क्या भूमिका रहने वाली है इस चैप्टर के अंदर। देखिए 19वीं और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। अनेक कुरीतियां मतलब कैसे, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जादू टोना, ये सारी चीजें जो है कुरीतियां होती है, ठीक है। और थोड़ा सा अब बोल दो तो अंधविश्वास इत्यादि ये सब चीजें, ठीक है, ये सब कुरीतियां होती है। इन कुरीतियों के कारण समाज की प्रगति रुक गई थी, ठीक है। लोग अगर अंधविश्वास में ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी चीज़ों में, टेक्निकल चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से भारत के अंदर इन कुरीतियों पर क्या ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, इसकी वजह से भारत की जो आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति वो पिछड़ा हो गया था, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, इसी समय धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन की जो शुरुआत हुई, जिन्हें हम सामाजिक धार्मिक जागृति कहते हैं। समझ में आया? धार्मिक सामाजिक धार्मिक जागृति मतलब समाज और धर्म के आधार पर लोगों के आंखें खुलना, जग जाना, उनमें दिमाग आ जाना, एक तरीके की ऐसी बात। फिर देखिए इस पाठ का उद्देश्य क्या है, आप ये पाठ पढ़ने के बाद इसका उद्देश्य क्या है, आप क्या सीख पाएंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद विद्यार्थी जान सकेंगे 19वीं सदी में प्रचलित सामाजिक कुरीतियां, समाज सुधार आंदोलनों के कारण और प्रमुख समाज सुधारक और उनके कार्य, ठीक है। और फिर अगला आपका भारतीय समाज पर सुधार आंदोलन का प्रभाव। मतलब समझ रहे हो कि 19वीं सदी में कौन से समाज में कुरीतियां चल रही थी, कौन से सामाजिक आंदोलन हुए, ठीक है। और प्रमुख समाज सुधारक और उनके कार्य, मतलब कौन कौन थे जिन्होंने समाज के अंदर बदलाव लाया और भारतीय समाज पर सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है। चलते हैं अब आगे, पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में भारतीय समाज कैसा था, ठीक है ना। 19वीं सदी के शुरुआत में भारतीय समाज कैसा था, देखो तो 19वीं सदी के शुरुआत में भारतीय समाज की स्थिति बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी। कैसी थी? पिछड़ी। क्योंकि हम पे कौन था? अंग्रेज राज कर रहा था, है ना। अभी तक हमने 2-3 चैप्टर पढ़ चुके हैं इसके अच्छे तरीके से। हमने देखा कि अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत के ऊपर जो है शासन कर रहे हैं और भारत का शोषण कर रहे हैं। तो इसी तरीके से भारत का शोषण कर रहे हैं लेकिन भारत का विकास नहीं कर रहे हैं। देखो समाज की प्रगति के रुकने के मुख्य कारण है, पहला शिक्षा का अभाव। क्या है? शिक्षा नहीं था उस समय लोगों में, ना तो पढ़ने दिया जाता था। और दूसरी पॉइंट है महिलाओं की दयनीय स्थिति, मतलब उस समय जो महिलाएं थी उनकी स्थिति बहुत ज्यादा क्या थी? ग्रस्त थी, बेकार थी। अब आगे देखिए क्या है, शिक्षा के अभाव समझते हैं। पहला पॉइंट देखो, मुख्य तथ्य, शिक्षा केवल उच्च जाति के पुरुषों तक सीमित थी। कौन थे? उच्च जाति। अब जाति की बात करेंगे तो आप देखो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनके अंदर भी बहुत सारी जातियां होती हैं। और इन वर्णों के अंदर जो उच्च जाति होती थी उनको ही केवल क्या था? पढ़ने का अधिकार था, वही पुरुषों को, महिलाओं को नहीं। फिर है वेद, शास्त्र और धार्मिक ग्रंथ सांस्कृतिक भाषा में थे, सामान्य लोग उनका अर्थ नहीं समझ पाते थे, इस वजह से भी, ठीक है। फिर उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ? जिसकी वजह से पढ़ाई ना होने की वजह से, लोगों के अंदर शिक्षा ना होने की वजह से लोग अनपढ़ रह गए। इस वजह से क्या हुआ? अंधविश्वास फैला। क्या फैला? अंधविश्वास फैला, पुरोहितों वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा और तर्क और वैज्ञानिक सोच का अभाव। तर्क मतलब रीजनिंग नहीं लगाते लोग, आंख बंद करके किसी भी चीज पर भरोसा कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद है यूरोप से तुलना। फिर देखिए यूरोप में भी बाइबल लैटिन भाषा में थी, इसी कारण पूर्ण जागरण और सुधार आंदोलन हुए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए महिलाओं की स्थिति के बारे में समझते हैं। देखिए महिलाओं की स्थिति, अभी तक तो हमने पढ़ लिया शिक्षा के अभाव। शिक्षा के अभाव की वजह से क्या था भैया? कि अंधविश्वास फैला और ये सारी चीजें, है ना। अब देखिए महिलाओं की स्थिति, 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दुखद और दयनीय थी। अब क्या था प्रमुख सामाजिक कुरीतियां? देखिए बाल विवाह। बाल विवाह क्या होता है? इसके अंदर छोटे बच्चों का ही शादी करा दिया जाता है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं बाल विवाह। उसके बाद है सती प्रथा। सती प्रथा क्या होता है बेटा? जब किसी का पति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसी के साथ ही उसी पत्नी को क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। उसी को कहते हैं सती कर देना, सती प्रथा। फिर बहुविवाह क्या होता है? जिसके एक पति या फिर बहुत सारी पत्नियां होती हैं, ठीक है ना, यानी बहुत सारी पत्नियां बहुत सारी पति हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपति। फिर है कन्या भ्रूण हत्या। आपको पता है ना
कि उन्हें पता चलता है कि पेट में लड़का है लड़की है तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है, तो उसे कहते हैं ना कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, शिशु हत्या जिसे हम कहते हैं। फिर है विधवाओं की दुर्दशा, जैसे कि मान लो जो सती नहीं हुई, जो विधवा हो गई, तो उनकी बहुत बुरी स्थिति थी समाज के अंदर, उन्हें नीचे नजर से देखा जाता था, सफेद साड़ी पहनने के लिए बोला जाता था और काफी सारी चीजें थी, ठीक है। अब क्या हुआ, महिलाएं शिक्षा से वंचित थी, संपत्ति में अधिकार नहीं था, समाज में अधीन स्थिति में थी, मतलब वो लोगों के अंडर में रहती थी, समाज के अंडर में, जैसा समाज बोलता था वैसा उसको करना रहता था, ठीक है। तो यही चीज देख सकते हो। फिर है लिंग अनुपात, मतलब देखो 1961 में 976 था महिलाओं की संख्या, समझ रहे हो, मतलब 1000 पुरुषों पे 976 क्या थी, महिलाएं। और 2011 में 914, मतलब देख रहे हो, मतलब लड़के की भूमिका कितनी ज्यादा बढ़ रही है, सबको क्या चाहिए, लड़का लड़का, ये निकम्मे लड़के चाहिए सबको, है ना। देखो सामान्य लिंग अनुपात 950 से अधिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 950 से अधिक होना चाहिए, तभी तो लड़कों की शादी नहीं होती। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि लड़कियों को पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा ये जो केस निकलते थे ना, पहले हरियाणा में निकलते थे, अब हरियाणा में लड़कियां ही नहीं है शादी करने के लिए, समझ रहे हो ना, और हरियाणा के लोगों को कहीं और जाके शादी करनी पड़ रही है, ऐसी स्थिति हो गई थी, समझ में है। चलो अब आगे चलते हैं, लेकिन ये चीज गलत होती है, अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से बोल रहा हूँ, नहीं। परिवर्तन की इच्छा, सामाजिक धार्मिक जागृति, ठीक है ना। अब यहाँ पे परिवर्तन की इच्छा लोगों के अंदर जगी, अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति ने क्या क्या आंदोलन किए, क्या बदलाव करने की कोशिश करी उसने। देखो पहले क्या है, जागृति के कारण लोगों की आंखें क्यों खुली, लोगों को क्यों लगा कि समाज के अंदर परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो भारतीय समाज की पिछड़ापन, यूरोपीय संपर्क और ईसाई मशीनरियों द्वारा सामाजिक आलोचना और आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। अब देखो क्या है ना, हमारा भारतीय समाज क्या था, पिछड़ा हुआ था, मतलब दूसरे समाजों से बहुत ज्यादा पीछे रह गया था, ठीक है। यूरोपीय संघर्ष क्या करो भाई, मत करो। देखो यूरोपीय संघर्ष क्या, यूरोपीय संघर्ष मतलब जो यूरोप से भारत में आए और यहाँ पे उन लोगों ने ये सारी चीजें देखी, तो उन लोगों ने क्या करा, भारत की इन सब चीजों की कुरीतियों की बुराई करी, क्या करी, हाँ। फिर है आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, जो भारत की जो शिक्षा, मतलब सॉरी, यूरोप की जो शिक्षा भारत के अंदर ला गई, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई जाने लग गई, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बदलाव की भावना आई। फिर उसके बाद क्या है उद्देश्य, देखिए सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, धार्मिक अंडवारों की आलोचना करना और तर्क और समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था उधर रख दो, उधर वहां पे। अब देखो भाई जाति व्यवस्था की बात करते हैं, परिभाषा, जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर समाज का विभाजन, क्या है ना, हमारे जन्म के आधार पर है ना, आप जिस घर में पैदा होते हो आप उसी घर के नाम से जाने जाते हो, या उनके जो भी उनका सरनेम है या जो भी सारी चीजें वही है, तो जन्म के आधार पर समाज का विभाजन कर दिया गया था। प्रारंभ में व्यवसाय आधारित था, क्या था, काम के आधार पर, क्या था, लोग काम के आधार पर बांटा गया था, ठीक है ना। फिर बाद में क्या था, जन्म आधारित बन गई और ऊंच नीच शोषण और भेदभाव क्या ना बढ़ने लग गया ना। अब कई लोग बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, कोई बोलता है क्षत्रिय हैं, कोई बोलता है वैश्य हैं, कोई बोलता है हम शुद्ध हैं, उधर ही बैठ जाना, कोई बोलता है कि हम शुद्ध हैं, ठीक है। उसके बाद सुधारकों का मत, जाति व्यवस्था अतार्किक और अवैज्ञानिक है, यह मानव समानता के विरुद्ध है, क्योंकि जो जाति व्यवस्था थी ना, इसके अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ समानता का भाव नहीं देखा जाता था, जो जिस तरीके का काम करता था उसको उस लेवल की लोग सम्मान देते थे, और इसमें क्या था, भेदभाव बहुत ज्यादा था। अब देखिए संविधान, संविधान हमारे भारतीय संविधान, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि हमारा भारतीय संविधान 1950 को जो है लागू हुआ था, जिसके अंदर हमारे नागरिकों के अधिकार वगैरह थी, तो उसी संविधान के बारे में बात की जा रही है। अनुच्छेद 14, धर्म जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 14 के अंदर लिखा गया, ठीक है। आप चलते हैं आगे। देखो प्रचलित धार्मिक प्रथाएं, प्रचलित धार्मिक प्रथाएं क्या है हमारी, कौन कौन सी है, जरा ध्यान दोगे। समाज में अंधविश्वास और कर्मकांड, मूर्ति पूजा, पुरोहितों का प्रभुत्व, सुधारकों ने शास्त्रों के सही अर्थ बताए और तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया,
ठीक है ना। मतलब ये सारे क्या थी, प्रचलित धार्मिक प्रथाएं थी जो कि चलती आ रही थी भारत के अंदर, है ना। लोग अंधविश्वास पे ज्यादा भरोसा कर रहे थे। फिर है उसके बाद शिक्षा की स्थिति। शिक्षा की स्थिति कैसी थी, लड़कियों को शिक्षा से दूर रखा जाता था और शिक्षा में विज्ञान और तकनीक का अभाव था। शिक्षा तो दी जाती थी लेकिन उसमें विज्ञान और तकनीकें नहीं होती थी। उसके बाद सुधारकों की सोच कैसी थी, आधुनिक शिक्षा ही समाज सुधार की कुंजी है। जब तक हम चीजों के बारे में सीखेंगे नहीं, साइंस पढ़ेंगे नहीं, जब तक कुछ समाज के अंदर सुधार आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद है प्रमुख समाज सुधारक एवं उनके योगदान। अब देखो पहला आ गया राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। ये क्या थे, इन्होंने ब्रह्मा समाज 1828 की स्थापना की। सती प्रथा का विरोध किया, जो सती प्रथा जानते हो ना क्या होता है सती प्रथा, उसका विरोध किया। 1829 में सती प्रथा प्रतिबंध लगाया इन्होंने, ठीक है। विधवा पूर्ण विवाह, स्त्री शिक्षा के समर्थन और आधुनिक शिक्षा के पक्षधर में थे। तो ये सारा काम किन्होंने करा, आपका राजा राम मोहन राय ने 1772 से 1883 तक किया इन्होंने। फिर आया आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उनके काम भी याद रखना। योगदान, विधवा पूर्ण विवाह आधुनिक अधिनियम, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856। बाल विवाह व बहु विवाह का विरोध किया गया। बाल विवाह तो जानते ही हो, बहु विवाह भी जानते हो। और महिला शिक्षा का प्रबल समर्थक थे। कौन थे ये, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि महिलाओं की शिक्षा के लिए, विधवा विवाह के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलो आप चलते हैं आगे। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। आप देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, स्थापना कभी आर्य समाज की स्थापना करी इन्होंने, क्या करा, आर्य समाज की स्थापना करी। योगदान क्या था, वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया, जाति छुआछूत का विरोध किया, स्त्री शिक्षा और सामाजिक समानता लाने की कोशिश करी इन्होंने, ठीक है। उसके बाद है रामकृष्ण परम क्या लिखा है ये, परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद। देखिए विवेकानंद की बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, आत्मविश्वास मानव सेवा पर बल दिया, जाति अंधविश्वास का विरोध किया, महिला शिक्षा और सम्मान की इन्होंने क्या करी, बात करी। तो विवेकानंद को हम इस तरीके जानते हैं। फिर है सर सैयद अहमद खान। योगदान क्या रहा, आधुनिक शिक्षा का समर्थक थे, अलीगढ़ आंदोलन में हिस्सा लिया इन्होंने 1875। क्या लिखा है, क्या लिखा, मोहम्मडन, क्या लिखा है, मोहम्मडन लिखा है ना, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी, मुस्लिम समाज में जागृति लाने के लिए। फिर है ज्योतिबा फूले, जो कि योगदान था सत्य शोधक समाज 1873 में, शूद्र अतिशूद्र और महिला शिक्षा। मतलब जैसे कि एक होता है ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र होते हैं, तो शूद्र और अतिशूद्र मतलब बहुत नीची कास्ट जिसे हम बोलते हैं लोग आज के समय में, तो वो चीज को कह रहे हैं। इन सब लोगों के लिए इन्होंने क्या करा था, स्कूलें वगैरह खोली थी, ठीक है, शिक्षा का प्रसार किया था। सावित्रीबाई फूले के साथ पहला बालिका विद्यालय, ठीक है, इन्होंने खोला था ज्योतिबा फूले ने। फिर है उसके बाद आपका पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई कौन थी, योगदान था बाल विवाह विरोध किया इन्होंने, विधवाओं के लिए मुक्ति मिशन, फिर है महिला शिक्षा और अधिकार। ये आपके हैं पंडिता रामाबाई, जिन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवाओं के लिए मुक्ति मिशन चलाया और महिला शिक्षा और अधिकार की बात करी, ठीक है। फिर है एनी बेसेंट, जो कि बाहर की है, इनका योगदान रहा, ठीक है। देखो क्या था, थियो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करी, भारतीय संस्कृति का प्रचार किया और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया एनी बेसेंट ने, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं समाज सुधारक आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा भारत के ऊपर। इन मतलब ये जो जितने भी आपने नाम पढ़े ना अभी, राजा राम मोहन या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ये सब क्या प्रभाव पड़ा इसका, देखिए सामाजिक कुरीतियों में कमी आने लग गई। क्या होने लग गई, सामाजिक कुरीतियों में कमी, जैसे अंधविश्वास जादू टोना ये सब चीजें कम होने लग गई। महिला शिक्षा का विस्तार हुआ, विधवा पूर्ण विवाह संभव हुआ, जाति भेदभाव पर चोट लगी और राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला, ठीक है। अब देखो महत्वपूर्ण कानून क्या थे हमारे, 1829 में सती तथा प्रतिबंध, ठीक है ना, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लाया गया। 1929 में शारदा अधिनियम, जो बाल विवाह रोक, ये सारी चीजें हमारे कानून बने। याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है इसलिए। फिर है उसके बाद आपका कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए, देखिए परिभाषा याद रखना, सुधारक और योगदान उनके याद रखना, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ चुके हैं पूरा एक बार समरी, ठीक है। फिर तिथि और कानून याद रखना, और कारण और परिणाम आधारित प्रश्न और लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों के लिए उपयोगी है, जो आपके प्रश्न उत्तर में आते हैं सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये सब चीजें याद रखना। ये आपका वन शॉट वीडियो था, जो कि क्लास खत्म हो गई चैप्टर का। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आपका जो भी पब्लिक एग्जाम में आने वाला है 7वां। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।